जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 25 करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हम लोग करेंगे टोटल 40 प्रश्नों को। और 40 प्रश्न जो रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे और सभी का हम लोग विस्तार में आंसर जानेंगे। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि आपका जो परीक्षा होने वाला है वो 22 मार्च को होने वाला है। और आप लोग जो है तैयारी भी जोर शोर से कर ही रहे होंगे, तो बिल्कुल भी समय मत बर्बाद करिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और सभी 40 सवालों का आंसर हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे पहला सवाल से हम लोग का स्टार्ट होता है। सामान्य अध्ययन में 51 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए, यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित देखिए एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिज्ञ थी। वह जो है पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। और ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये जो है 1962 से लेकर के 1964 तक जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ के राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और यूएनओ के प्रथम महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी ये रही हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी का नाम है, तो इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। समझे? तो इन लोगों को जो है आदत जरूर रखिएगा आप लोग इन लोगों का नाम कि कौन से व्यक्ति क्या पोस्ट पर थे। अगला सवाल देखिए, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जो दक्षिण अफ्रीका देश है इसकी मुद्रा का नाम क्या है? जैसे हम लोगों का मुद्रा का नाम क्या है, जैसे रुपया है, उसी तरह से इन लोगों का जो मुद्रा है दक्षिण अफ्रीका का, उसका नाम है रैंड। क्या है? रैंड। ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। समझे? चलिए अगला सवाल देखिए, अल्पास पर्वत कहाँ पर स्थित है? ठीक है। ये जो अल्पास पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो हम लोग इसका क्या आंसर करेंगे? 53 का करेंगे सी, यूरोप। ठीक है। देखिए, इसको अल्पास पर्वत या फिर एल्पस पर्वत दोनों कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और अल्पास पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट ब्लैंक फ्रांस, जो माउंट ब्लैंक जो फ्रांस में आपका स्थित है। और पश्चिम से जो है पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी में लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और 7 यूरोपीय देशों से ये निकलती है। तो ये बहुत ही बड़ा पर्वत है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और अल्पास पर्वत का जो संबंध है वो आपका यूरोप से है। ठीक है। ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 54 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट आता है डेली शाम के 7 बजे आता है। अगर यदि आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, नए व्यक्ति जो हैं जुड़े हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कि संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब आपको बता दें कि अभी जो हम लोग का उम्र है, कोई भी व्यक्ति जिसका 18 साल हो गया वो मतदान अपना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या था ना कि किसी भी व्यक्ति का जब तक 21 वर्ष नहीं हो जाता था तब तक वो मतदान नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी क्या है, 21 वर्ष को घटा दिया गया और 18 वर्ष को कर दिया गया। और ये संविधान संशोधन जो हुआ था आपका, वो था 61वां संविधान संशोधन में। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में, जब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। तब जो है राजीव गांधी पीएम बने थे और बहुत ही तबाड़तोड़ वोट कांग्रेस को उस टाइम मिला था। समझे? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था। अभी देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? अभी देखिए, आपको नहीं लगता कि कुछ दिनों में जो है जरूर वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा? क्योंकि हर एक प्रत्येक 5 देश में से 3 देश आप ऐसे ले लीजिए जो हर एक दूसरे के साथ में लड़ाई किसी न किसी कारण से हो ही रहा है। अभी यूक्रेन पहले चल रहा था, कहाँ कहाँ अमेरिका कहाँ कहाँ जा करके बम गिरा दे रहा है, किसी को पकड़ के ले जा रहा है, पाकिस्तान बम गिरा दे रहा है, भारत के साथ में पाकिस्तान आंख दिखा रहा है। तो मुझे भी लगता है कि ये जो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो कांड हुआ था ना, कोई ऐसा कोई पागल देश ना आ जाए जो इस तरह के बम गिराने का काम करे। हालांकि इसके ऊपर बहुत ही बड़ा सख्त कानून है कि कोई भी जो है एटम बम वगैरह नहीं यूज कर सकता है। अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह से तबाड़तोड़ युद्ध चल रहा है, 3rd वर्ल्ड वार होना बहुत ही नज़दीक हमको दिख रहा है और ये भविष्य के लिए नुकसान ही होगा पूरे विश्व में। समझे? हालांकि चलिए हम लोग देखते हैं हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था। अब इसका आंसर जो हम लोग करेंगे, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन डी, लिटिल बॉय नाम था इसका। समय था देखिए 6 अगस्त। ठीक है। समय था 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को एकदम सुबह का टाइम था। अमेरिकी वायुसेना आती है
और जापान के जो हिरोशिमा शहर है उसके ऊपर मंडराती है और वहाँ से वो परमाणु बम जिसका नाम है लिटिल बॉय उसको गिरा देती है। और वहाँ की टेम्परेचर इतना हाई हो गया था कि सभी बिल्डिंग पुल लोग ऐसे जल जा रहे थे, एकदम मत पूछिए, बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर रहता है, समझें। तो बहुत ही नुकसान हुआ था जापान पे। वहाँ के उस क्षेत्र के लोग अभी भी लंगड़ा लूल्हा काना सब जन्म लेते हैं और बहुत ही वहाँ पे नुकसान है, ठीक है। तो ये 1945 में हुआ था और अभी तक उसका प्रभाव वहाँ पर हो ही रहा है। चलिए, हालांकि इसको हम लोग याद ही रखेंगे, ये पूरे इतिहास में याद है इसको और हम लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 56 की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात होती है और बंदरगाह की बात होती है तो हम लोग एक ही चीज़ याद रखते हैं, लोथल, ठीक है। सिंधु घाटी के प्रमुख बंदरगाह था लोथल। वहाँ पे देखिए और भी बंदरगाह थे जिसका नाम था रंगपुर, सूरकोटदा, ये सारे बंदरगाह वहाँ पर थे, लेकिन लोथल उसमें सबसे प्रमुख थे, ठीक है। उसका देखिए लोथल जो है एक जो है प्रमुख बंदरगाह था, जो कहाँ पर स्थित था, पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। सभी लोग यहाँ पे व्यापार करने जाते थे, जहाज से सामान यहाँ से वहाँ ले जाना। इसी टाइम ये लोथल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था वहाँ पर। अगला सवाल देखिए, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। 57 का आपको आंसर कर देना है संतूर से, ठीक है। क्या आंसर करना है, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। अगला सवाल देखिए 58, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं ना आप लोग, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते करंट अफेयर्स में कि शेयर मार्केट है, जितना गिर गया जितना ऊपर उठ गया, ठीक है, ये वही शेयर मार्केट है। तो देखिए इसका आंसर जो हम लोग करेंगे 58 का ऑप्शन बी करेंगे, सेबी, ठीक है, सेबी। अच्छा, ये सेबी जो है इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, समझें। इसको हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, जो क्या चीज़ नियंत्रण करता है, शेयर बाजार का नियंत्रण करता है। अगला सवाल देखिए, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था ना, वहाँ से हल चलाने के साक्ष्य मिले, और ये जो जगह था जहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो जगह का नाम क्या था, तो उस जगह का नाम था कालीबंगन, ठीक है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। तांबे के औजार व मूर्तियाँ, अंकित मोहरें, कृषि में बैल का उपयोग किया जाना, सारे कुछ कालीबंगन से मिले थे जब इसकी खुदाई की गई थी। तो अगला सवाल देखिए 60 नंबर, बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है। बीमा क्षेत्र जो होता है, इंश्योरेंस क्षेत्र जो होता है, उसका विनियम कौन करता है, तो इसका आंसर आप लोगों को करना है ऑप्शन ए, IRDA, ठीक है। अच्छा, IRDA का पूरा नाम क्या होता है, तो सुनिएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस, आई से इंश्योरेंस, आर से रेगुलेटरी, एंड डी से डेवलपमेंट और ये से अथॉरिटी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है, IRDA करता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप RBI है, RBI का पूरा नाम क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। बिहार की बात हो रही है, किसने किया था, तो आप लोगों को इसका आंसर कर देना है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह, ठीक है। क्या करना है, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का बिहार में। अगला सवाल देखिए 62, सवाल क्या है कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है। कौन सा सम्राट था जिसको अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए इसका आंसर हम लोग जो करेंगे ऑप्शन डी करेंगे, महापद्म नंद। ये जो महापद्म नंद थे इनको अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 63 नंबर, 63 में पूछ रहा है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। जो मगध की राजधानी थी, इसकी मगध की राजधानी कौन सी थी। करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे गिरिव्रज यानी कि राजगिरी, ठीक है, गिरिव्रज या फिर राजगिरी, जो भी लिखा रहेगा आपको आंसर करना है। देखिए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में स्थापित जो 16 महाजनपद थे उसमें मगध का उत्कर्ष हुआ और वह सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा हुआ था, जिसमें भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ में प्रभावशाली राजाओं का भी योगदान था। और मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगिरी ही कह सकते हैं, राजगीर कह सकते हैं, और फिर गिरिव्रज कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मगध की राजधानी की बात करें तो गिरिव्रज या फिर राजगिरी आपको आंसर करना है। 64 देखिए, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है।
जो शेर शाह था इसका मकबरा कहाँ पर था या फिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर आप लोग करिए ऑप्शन ये सासाराम में। ठीक है, सासाराम इसका आंसर हो जाएगा। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। अगला सवाल देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? खेड़ा सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है और चंपारण सत्याग्रह है। तो अगर यदि इसको हम बताना चालू करें आपको, तो सबसे पहले तो देखिए इसका आंसर आपको बता देते हैं कि 65 का आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो आपका हुआ ये आपका हुआ था 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। उसके बाद देखिए खेड़ा सत्याग्रह, ये जो खेड़ा सत्याग्रह आपका है ये आपका हुआ 1918 ईस्वी में। कब हुआ? 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन, यहाँ पर आपका है ऑप्शन सी में असहयोग आंदोलन, ये आपका हुआ 1920 ईस्वी में। कब हुआ? 1920 में। अब एक आंदोलन आपका बच गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपका हुआ 1930 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917, सविनय अवज्ञा 1930, खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? 66 का आपको आंसर कर देना है ऑप्शन ये पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, क्या कर देना है? पश्चिमी सिंहभूम। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, 67 नंबर। देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिए यदि झारखंड आपको पूछे तो झारखंड में आपको मार देना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, झारखंड का। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहा है बिहार का कौन सा है, तो बिहार का आपको मानना है गंडक नदी परियोजना। गंडक नदी परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है और इसमें जो है 256.68 किलोमीटर पूर्वी नहर से बिहार के चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में 6.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है। समझे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गंडक नदी परियोजना बिहार के लिए। अगला सवाल देखिए, झुकी हुई पीसा का मीनार कहाँ पर स्थित है? झुकी हुई पीसा का मीनार ये आपका स्थित है इटली में। ठीक है, दुनिया के जो 7 अजूबा है उसमें से इटली का जो ये पीसा है मीनार जो है, पीसा की मीनार, ये भी अपना जो है ये हम योगदान देती है। ये जो है अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और पीसा की मीनार का निर्माण जो हुआ था वो आपका हुआ था 1173 में। ठीक है, अच्छा ये जो है 1173 में हुआ नहीं था, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि 1173 में इसका शुरुआत हुआ था और यह कार्य जो है लगभग 200 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक चला। ठीक है, और इसको जो है टमासो पिसानो ने सन 1399 में टावर का काम पूरा किया। चलते रहा, इसका स्टार्टिंग हुआ और इसका काम पूरा कब हुआ? 1399 में। काम शुरुआत कब हुआ था? 1173 में। ये पीसा कहाँ पे है? पीसा की मीनार, तो आपका इटली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ज़्यादा सवाल एक ही प्रश्न में हमको ज़्यादा समय देंगे तो और बहुत सारे छूट जाएंगे प्रश्न। अगला सवाल देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? एक पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे भारत की खोज। इसका जो लिखने वाले राइटर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसकी रचना कब की गई थी? इसकी रचना किया गया था 1944 ईस्वी में। ये अहमदनगर जेल में बंद थे और वहाँ से उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था और इसको जो लिखा गया था वो अंग्रेजी में लिखा गया था, बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1944 ईस्वी में, और ये अहमदनगर जेल में बंद थे उसी टाइम लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडागर्त कौन सी महासागर में स्थित है? आपको आंसर करना है हिंद महासागर। क्या करना है? सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। समझे? एक महासागरीय गर्त है ये। क्या इसको कहा जाता है? महासागरीय गर्त कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? 71 हम लोग आंसर करेंगे उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, क्या करेंगे? उर्वरक उत्पादन से। उसके बाद यहाँ पे देखिए अंडा उत्पादन है। अंडा उत्पादन का जो संबंध है वो आपका किससे है? तो वो है रजत क्रांति से। ठीक है, रजत क्रांति से किसका संबंध है? अंडा का। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है आपका मछली उत्पादन है। तो मछली उत्पादन में एक मछली है जिसका नाम है झींगा। ठीक है, तो झींगा में उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है गुलाबी क्रांति। ठीक है, क्या कहा जाता है? गुलाबी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन से। हम लोगों को सवाल क्या पूछ रहा था? भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल में देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 72 का आप लोग को आंसर करना है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है,
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करना। अगला सवाल देखिए 73, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है। स्थलीय सीमा भारत की सबसे अधिक जो है किसके साथ में लगता है, तो ये आपका लगता है बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में लगता है स्थलीय सीमा सबसे अधिक, कितना लगता है, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा देश राज्य पकड़ता है, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5, बांग्लादेश के साथ सीमा की साझेदारी करते हैं। समझिए, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 74, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। 74 का आपको आंसर करना है रविंद्रनाथ टैगोर। अमार सोनार बांग्ला, मेरा सोने का बंगला या फिर मेरा सोने का बंगाल, ऐसे कह सकते हैं आप, है ना। तो इसका जो रचनाकार हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव भी कहा जाता था। और यह जो गाना लिखा गया है, ये जो राष्ट्रगान जो लिखा गया है, ये बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कौन सा भाषा में लिखा गया है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। अगला सवाल देखिए 75, भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है। देखिए, सबसे उत्तरी सीमा जो है उसको कहा जाता है इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी सीमा जो है उसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, ये जो इंदिरा कौल है ये कहाँ पर स्थित है। 75 का आपको आंसर करना है जम्मू और कश्मीर में। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जम्मू और कश्मीर, जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी में स्थित है, इसको कहा जाता है कोमोरिन। ठीक है, यानी कि इंदिरा पॉइंट। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, जम्मू कश्मीर इसका आप लोग आंसर करिए। 76 नंबर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। 76 का आपको क्या आंसर करना है, ऑप्शन बी करना है, न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क के हार्बर शहर में स्थित है। एक विशाल मूर्ति है और तांबे की यह मूर्ति जो है 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर के यह 305 फुट हो जाती है। ठीक है, इसका चौकी जो है बहुत ऊंचा बनाया गया है, चौकी से लेकर के ऊपर तक 305 फुट। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मूर्ति की बात करें तो 151 फुट, 151 फुट, ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। जब मौर्य काल जो चल रहा था, मौर्य युग जब चल रहा था, उस टाइम सीता से क्या तात्पर्य था, यानी कि सीता वर्ड से क्या तात्पर्य था। तो उसका आंसर आप लोगों को करना है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, मौर्य काल में सीताध्यक्ष के द्वारा राजकीय भूमि की व्यवस्था की जाती थी, इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था, यानी कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जिसको हम लोग अभी टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल 78, सवाल पूछ रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 78 का करिए आंसर आप लोग ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 79 में पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका आप लोग आंसर करिए K2 करिए। ठीक है, K2 करिए। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, गॉडविन। पढ़ा रहा ना, हाथ से लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप लोग थोड़ा पैसा वैसा देते ना तो हम एक पेन ले लेते। क्या लेते, पेन, जिससे डिस्प्ले पे लिखने में सुविधा होता है। लेकिन आप लोग हैं कि पैसा वैसा देते नहीं है, बस हम मेहनत किए जा रहे हैं। देखिए, K2 का एक और नाम है जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ऐसे लिखाएगा ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये जो है लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखिए, श्याम किस देश की प्राचीन नाम है। 80 नंबर आपको आंसर करना है ऑप्शन ये, थाईलैंड का। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या है, श्याम है। ठीक है, श्याम मतलब कृष्णा जी वाला श्याम नहीं, यहाँ पे दूसरा सा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 81, रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था। रजिया बेगम आपको पता है ना कि प्रथम महिला शासिका बनी थी। ठीक है, रजिया बेगम। तो देखिए कौन सी वंश से ये संबंधित है इनका, तो ये थे आपका गुलाम वंश से। ठीक है, रजिया सुल्तान मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक बनी थी। उन्होंने जो है लगभग 5 वर्षों तक दिल्ली के सल्तनत को संभाला था। और रजिया गुलाम वंश के सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थे। समझे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गांधी इरविन समझौता कब किया गया था। 82 का आपको आंसर करना है ऑप्शन सी। क्या करेंगे, 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व
महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड इरविन के बीच में जो है एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो ये इरविन जो है क्या था, क्या था, ये वायसराय था जिसका नाम था, पूरा नाम लॉर्ड इरविन, और महात्मा गांधी, इन लोगों के बीच में राजनीतिक चर्चा हुआ। ठीक है, 1931 में, समय था 5 मार्च, और इसी को कहा गया गांधी इरविन समझौता। अगला सवाल देखिए, तीस्ता जो है किसकी सहायक नदी है? 83 का आप लोग आंसर करिए, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ में मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, नाम देखिए, दूसरा देश में नदी जब जाती है तो उसका नाम वहाँ पे बदल जाता है। हमारे देश में नाम है गंगा, दूसरा देश में जैसे जाएगा क्या होगा, नाम बदल जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था? निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही बड़ा बात हो जाता है। 84 आपको आंसर करना है, नीलम संजीव रेड्डी। 84 का समय था 26 मार्च 1977 को। नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया था। अच्छा, ये थोड़ा सा बताते हैं आपको, लेकिन 13 जुलाई का समय था जब 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध 6वें राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। दोनों जो इनको जो मिला, पहला क्या मिला कि सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया। ठीक है, निर्विरोध या फिर सर्वसम्मति से, जो कहिए दोनों एक ही बात है। उसके बाद इनको राष्ट्रपति भी चुन लिया गया 13 जुलाई 1970 को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 85 गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? 85 का आप लोग को आंसर करना है, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। गिल्ड एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। समझे, प्रतिभूति क्या है, जो कॉमर्स पढ़े होंगे उनको पता होगा। अगला सवाल देखिए, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ पर स्थित है? 86 का आप लोग सभी लोग आंसर क्या करेंगे, सिलवासा। सिलवासा जो है किसकी राजधानी है? नागर, दादर एवं नागर हवेली की। 87 में देखिए, राजीव गांधी की समाधि स्थल जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी की समाधि स्थल। 87 का आप लोग आंसर करिए, वीरभूमि। ठीक है, राजीव जो थे एक वीर थे, आप लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। वीरभूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। अच्छा, उसके बाद देखिए कुछ और चीज़ें आपको बता देते हैं। राजघाट का नाम सुने होंगे आप लोग, राजघाट जो है महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। विजय घाट का नाम सुने होंगे, लाल बहादुर शास्त्री का ये है। वीरभूमि राजीव गांधी, समता स्थल जगजीवन राम का, शक्ति स्थल इंदिरा, ठीक है, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। अगला सवाल 88, चलिए एक ही पेज में तीनों प्रश्न आ गया, 88, 89 और 90। सवाल है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? 88 का आप लोग क्या आंसर करेंगे, प्रथम भारत के फील्ड मार्शल कौन थे? इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग, इसका करेंगे ऑप्शन ए, सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल बने। उन्होंने जो है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जनवरी 1973 में इस पद से सम्मानित किया गया था इनको। अगला सवाल 89, हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? 89 का आपको आंसर करना है ऑप्शन ए, कन्नौज को। हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को राजधानी बनाने की आवश्यकता उनके राज्य के प्रसार की वजह से पड़ी थी। वे जो है एक छोटी सी रियासत के राजा थे और जब उन्होंने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया तो उनकी यह यात्रा आबाद थी, इसलिए इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए उन्होंने कन्नौज को चुना था। तो दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया। झारखंड की दूसरी राजधानी कहाँ पर है? झारखंड की दूसरी राजधानी दुमका, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल 90 नंबर, संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? 90 नंबर का आंसर क्या करेंगे, वित्त मंत्री। भारत में जो आम बजट जो प्रस्तुत होता है इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। आप लोगों ने कितने प्रश्न को देख लिया? 40। सभी का आंसर आप लोगों ने विस्तार में समझ लिया। अगर यदि किसी प्रश्न में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। डेली हमारा ये वीडियो शाम के 7 बजे आता है। ठीक है, शाम के 7 बजे। सुबह की जो 7 बजे है इसमें जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, समझे। तो चैनल को आप लोग क्या करिए, सिंपल सी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग के मदद से भी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। आप लोग मदद नहीं करेंगे तो हमारा मेहनत सब बेकार हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहिए और आपको जो आप मेहनत के साथ साथ में थोड़ा सा हमको भी आगे बढ़ाइए सब्सक्राइब करके चैनल को। धन्यवाद।